एक हिंदू ने मुफ्ती आसिम नदीम अल-वाजिदी को कहा, कायनात लामहदूद है। आइए देखते हैं मुफ्ती आसिम नदीम अल-वाजिदी क्या जवाब देता है। देखें, मैंने तो सिंपल दिखा चुके। अब गूगल गूगल की बात चल रही है तो भाई गूगल ही सही। हमने पूछा कि इज यूनिवर्स इन्फिनिट? गूगल मियां कहते हैं नो, इट इज नॉट नोन वेदर द यूनिवर्स इज इन्फिनिट और फाइनाइट। आपके लिए डेटा आ गया। while the observable universe is finite, तो भाई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो फाइनाइट निकला, और जो वैसा है बाकी ये अननोन है। तो आपने कैसे कह दिया कि 2018 के डेटा की बुनियाद पर यूनिवर्स जो है वो इन्फिनिट था? इनका नाम क्या है? धनराज पुरोहित। धनराज पुरोहित जी जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मेरा एक ही सवाल है, ज्यादा सवाल टाइम नहीं लूंगा। आप सनातनी है भाई? थोड़ा सा तारुफ करा दें। हाँ, मैं अद्वैती हूँ। अच्छा जी, मैं एक दो चैनल पे गया था तो मेरी बात हो रही थी कॉज़ैलिटी पे। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एरिस्टोटल की कॉज़ैलिटी को मानते हैं, जहाँ पे कॉज और इफेक्ट इमीडिएट होता है? कॉज और इफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, कॉज और इफेक्ट दोनों इमीडिएट भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि दोनों इमीडिएट हो। डिपेंड करता है कॉज के नेचर पर। अगर कॉज में विल पावर है तो इफेक्ट इमीडिएट नहीं होगा, और अगर विल पावर नहीं है तो इमीडिएट होगा। नहीं, वो तो आपकी राय है, मतलब वो इस्लाम का नजरिया है। मैं आपने मेरे से पूछा ना, मैं मानता हूं, तो मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप एरिस्टोटल कॉज़ैलिटी को मानते कि नहीं मानते, क्योंकि वहां पे दिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा समझ है, वहां पे ये लिखा कि सफिशिएंट कॉज रहेगा तो इफेक्ट इमीडिएट रहेगा, वहां पे डिले नहीं हो सकता है। तो अल्लाह को तो आप सफिशिएंट कॉज मानते हैं। मैंने पहले ही बताया ना कि एरिस्टोटल जो है वो एक फिलोसोफर है, वो प्रॉफिट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी बात को माने या ना माने। उसकी जो माकूल बात है उसको लिया जा सकता है, नहीं होगी माकूल तो नहीं लिया जाएगा। तो हमने ये बात कही है कि अगर जो सफिशिएंट कॉज है वो फ्री विल भी रखता है और इरादा रखता है, उसके अंदर जो है विल पावर है, तो अब इफेक्ट का इमीडिएट होना जरूरी नहीं है। जी मुफ्ती साहब, ये तो फेट बेस्ड हो गया, ये तो फेक नहीं है, फेक नहीं है ये हमारे। मैं आपको लिविंग एग्जांपल से इसको साबित कर देता हूं। मान लीजिए आपने एक बॉल दीवार पर मारी, तो आप कॉज है और दीवार पर बॉल का लगना इफेक्ट है, लेकिन दोनों की एज एक नहीं है। आपकी ज्यादा है, बॉल की दीवार पर लगने की एज कम है। इसकी वजह यह है कि आप जो कॉज है इसके, आप में विल पावर है, आपने अपनी विल का इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल ले लीजिए, सूरज है और सूरज की रोशनी है। सूरज कॉज है, उसकी रोशनी इफेक्ट है। सूरज में विल पावर नहीं है, इसलिए जब से सूरज है तब से सूरज की रोशनी है, इमीडिएट है। दोनों के एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाता हूँ। जो आपने विल किया, तो मैं सफिशिएंट कॉज नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉजेस आ सकता है, कंडीशन आ जाती है, तो मैं अपने आप को सफिशिएंट कॉज नहीं कहूंगा। इस वहाँ पे लॉ ऑफ नेचर भी आ जाता है। इनमें जो सबसे, ये तो सारे हेल्पर्स है ना, ये सारे हेल्पर्स हैं। सबसे मेन कॉज ऑफ द कॉज आपके अंदर, इमेजिन करें अभी गॉड नहीं है, आप में जो मेन चीज है जहां से बॉल को दीवार पर मारने की बात चली, वो क्या है? वो मैं समझ गया मुफ्ती साहब, पर क्या मेरा है, वो ये है, तो आपने बताया ना कि मेरा इंटेंशन था बॉल को मारने, आपका इरादा, एग्जैक्टली आपका जो इरादा है वो असल कॉज ऑफ द कॉज है। बाकी जो लॉज ऑफ नेचर है ये सारे सपोर्टर्स हैं। हाँ, तो उनको आप सफिशिएंट कॉज नहीं कहेंगे ना। नहीं, मैं भी सफिशिएंट कॉज नहीं रहूंगा। सेट ऑफ कॉजेस आके वो सफिशिएंट होंगे इस केस में, कि मल्टीपल कॉजेस आके एक सफिशिएंट कॉज बनाएंगे। ऐसा नहीं है। एक अगर मान लीजिए इरादा ना हो और लॉज ऑफ नेचर भी अपनी जगह हो, सब कुछ हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो, सारी चीजें हो, तो क्या बॉल खुद से दीवार पर जाकर वापस आ जाएगी? नहीं मुझे सब, वो मैं समझ गया। असल तो फिर इरादा हुआ ना। इरादा, असल इरादा की बात नहीं। आपने एग्जांपल ये पकड़ा है जहाँ पे मेरी विल है, पर मैं सफिशिएंट कॉज होता तो वो बात अलग होती। तो आपका पॉइंट, सफिशिएंट कॉज को डिफाइन करें जरा। सफिशिएंट कॉज मतलब सिर्फ एक ही, जैसे कि अल्लाह की, अभी यहाँ पे आपने जो एग्जांपल मिसाल ना दें, मैंने कहा डिफाइन करें। जहाँ पे
सिर्फ एक कॉज है और उसको सपोर्टिंग कॉज नहीं है या उसको कंडीशन कॉज नहीं है। ये एरिस्टोटल ने डिफाइन किया इसको? जी कहाँ है बताइए, जरा इसका हवाला दें। ये तो मैंने, चलो आपको मैं हवाला देता हूँ तो मैं नेक्स्ट, आप मुझे बैक स्टेज में डाल दीजिए, मैं हवाला दे दूंगा। पर ये तो यूनिवर्सल है, ये आपको कहीं पे भी आप गूगल में पढ़ोगे आपको, मैं अभी निकालता हूँ, रुक जाइए। जी आप निकाल दीजिए। सफिशिएंट कॉज, वैसे मेरे पास चैट जीपीटी में है, अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ। रुक जाइए। सही, ठीक है। देखें इसमें जो यानी ऑब्वियसली गूगल पे क्या, मैंने कोई किताब नहीं खोली है। जी जी, ये तो यूनिवर्सल है, तो आपको हर जगह मिल जाएगा। सही है। तो इसमें यह है कि इन जनरल सेंस ए सफिशिएंट कॉज इंश्योर्स एन इफेक्ट विल फॉलो। ठीक है, द कॉज अलोन इज इनफ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। जी, Other factors might exist and also lead to some outcome, but they are not required for the sufficient cause to produce the effect. अच्छा, अब देखें इसमें जो है sufficient cause के बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि effect will follow। immediate है कि immediate नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि नहीं यहाँ पे इमीडिएट आप और नहीं, मैं जो पढ़कर बता रहा हूँ, हाँ मैं समझ गया मुझे, आपने गूगल किया है। आप उसको अगर चैट जीपीटी और क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरे डिटेल में आपको विद एग्जांपल बता देगा आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अच्छा अब हम आ जाते हैं एरिस्टोटल के जो लॉ ऑफ कॉजालिटी है, उसने लॉ ऑफ कॉजालिटी को ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर या अकल की बुनियाद पर यह बताया उसने कि भाई अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो इफेक्ट का इमीडिएटली होना जरूरी है। उसकी क्या दलील है? ऑब्जर्वेशन था, फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर उन्हें ऑब्जर्वेशन, किस चीज का ऑब्जर्वेशन किया उसने? किस चीज का ऑब्जर्वेशन, मतलब नेचर का? नहीं, जैसे कि क्या है, किस चीज का नेचर में? तो आपने जो सेकंड एग्जांपल दिया था, जैसे कि सन और उसकी रेस, तो वो इमीडिएट है वहां पे। ठीक है, तो वही एग्जांपल उन्होंने भी दिया है, और उन्होंने एक नहीं बहुत सालों ने और उसको सपोर्टिंग एग्जांपल दी है। सन और उसकी जो रेस है ना, वो यानी ये कहना, अगर खुदा मौजूद है तो मुझे एक बात बताएं कि सन, आप खुदा के वजूद को मानते हैं या नहीं मानते? मैं अद्वैत हूँ, तो मेरा नजरिया, मेरा सुप्रीम बीइंग को नहीं हमारा नजरिया अलग है आपसे। हम उसको सेपरेट नहीं मानते। नजरिया बताइए ना जी। हम सेपरेट नहीं मानते खुदा को आप सेपरेट नहीं मानते और खुदा को हम एट्रीब्यूट्स भी नहीं देते। अच्छा, तो खुदा क्या है, थोड़ा सा उसका तारुफ कराएं। जी, हमारे नजर में खुदा का जो डेफिनेशन है, जो आपका डेफिनेशन है कि वो इनफिनाइट है, वो इटर्नल है, वो अनडिवाइडेड है, वो अनब्रोकन है, वो यूनिफाइड है। ठीक है, तो ये हम जनरल डेफिनेशन देते हैं, और हमारा ये मानता है कि वो अनमैनिफेस्टेड है, उसका अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड फॉर्म हम देखते हैं। वो जो यूनिवर्स है वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है उसका। ठीक, तो यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो खुद अनमैनिफेस्टेड है। हाँ मतलब जी, ठीक, तो उसके मैनिफेस्टेड फॉर्म में क्या सफिशिएंट कॉज होगा या वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में सफिशिएंट कॉज है? नहीं, वो डिवीजन नहीं है वहां पे, ये तो आपको समझाने के लिए। डिवीजन तो आपने खुद ही कर दी, मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन की। नहीं, वहां पे डिवीजन नहीं है ना, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको यूज किया है टर्म। इसका मतलब ये है कि जब तक कि आप ऐसी कोई मिसाल मुझे न दे जो खुदा पर फिट न हो सकती हो, तो आप खुदा को समझ ही नहीं सकते। नहीं, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ ना, जैसे कि अगर मैं आपको क्वांटम, जी चलो मैं आपको ये बताऊं कि अगर यूनिवर्स कनेक्टेड है, ये हमको क्वांटम फील्ड से पता चल जाता है, और जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है अभी जहाँ पे, उससे पता चलता है कि यूनिवर्स कनेक्टेड है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में इंफर कर सकता हूँ कि अगर यूनिवर्स आके इनफिनाइट है तो वो कनेक्टेड है, और
फाइनाइट है तो भी कनेक्टेड है। इन्फिनिट है कि फाइनाइट है यूनिवर्स? अभी जो 2018 का डेटा है उसके हिसाब से तो यूनिवर्स इनफाइनाइट है। यूनिवर्स इन्फिनिट है। ये डेटा कहाँ से आया भाई? जरा हमें दिखाना है, ये डेटा किधर से आया? जी मैं अभी आपको रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ। कॉस्मिक आप एक मिनट, जी एक मिनट मैं देता हूँ आपको। ये कॉस्मिक रेडिएशन का कॉस्मोलॉजी में अभी डेटा है 2018 का। उस पे ऊपर है ना, उन्होंने ये 3 मॉडल है उसके, एक फ्लैट यूनिवर्स, एक 1 मिनट, चैट जीपीटी से पूछा क्या? फाइनाइट एज पर क्या उसका नाम देखें, मैंने तो सिंपल दिखा चुके। अब गूगल की बात चल रही है तो भाई गूगल ही सही। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन की गूगल से पूछ लिया। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, ये देखें। हमने इससे पूछा, दिख रहा है आपको? नहीं दिखा भी? अच्छा रुकिए एक मिनट, ये देखिए। तो हमने पूछा कि इज यूनिवर्स इन्फिनिट? गूगल मियां कहते हैं नो, इट इज नॉट नोन वेदर द यूनिवर्स इज इन्फिनिट और फाइनाइट। आपके लिए डेटा आ गया। while the observable universe is finite। तो भाई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो फाइनाइट निकला, और जो वैसा है बाकी ये अननोन है। तो आपने कैसे कह दिया कि 2018 के डेटा की बुनियाद पर यूनिवर्स जो है वो इन्फिनिट था? मैं आपको अभी आप उसी गूगल पे पूछिए। एज पर ज्योमेट्री फ्लैट अर्थ डेटा इज यूनिवर्स फाइनाइट और इन्फिनाइट करके तो मैं वो प्रॉम्प्ट क्यों दूं जो आपसे सूट करता हो? भाई वो गलत भी तो हो सकता है ना। नहीं, इसका मैं आपको ऑथेंटिक, अगर वो एक्सेप्टेड साइंटिफिक सोर्स है तो फिर इसी को ये कहना चाहिए था कि हाँ फला फील्ड में अब ये डेटा निकल आया है कि जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट है। हाँ लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये गूगल में तो ये पुराने आर्टिकल्स भी हो सकते हैं ना। मैं आपको ऑथेंटिक साइंटिफिक कम्युनिकेटर का भी वीडियोस दे देता हूँ। नहीं वीडियोस नहीं, वो देखिए हर तरह की थ्योरीज यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी आपको। हर तरह की थ्योरीज जो आपको सूट करेंगी, आपके एतबार से होंगी, जो आपके खिलाफ होंगी। बात हो रही है ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स साइंटिफिक कम्युनिटी में, और वो डेटा की बुनियाद। चूंकि आपने लफ्ज डेटा इस्तेमाल किया है, मुझे हाइपोथेसिस नहीं चाहिए, मुझे डेटा चाहिए। चूंकि डेटा होगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डेटा हो ही नहीं सकता। डेटा आता ही ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्फिनिट यूनिवर्स का डेटा आ गया, तो वो डेटा भी तो इन्फिनिट होगा ना भाई। नहीं वो ज्योमेट्री मॉडल के ऊपर है। देखिए तो यहाँ पे ज्योमेट्री टाइप्स के फ्लैट, क्लोज्ड और ओपन 3 टाइप के मॉडल को बताया हुआ है। तो मॉडल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अलग अलग मॉडल्स साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने किसी डेटा की बुनियाद पर यह मान लिया कि यूनिवर्स इन्फिनिट है। ये आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई? कोई एक मॉडल कहीं कोई एक मॉडल किसी ने पेश कर दिया और आपको लगा कि हाँ चूंकि ये हमारे वर्ल्ड व्यू से रिलेट करता है तो ये सच्चा ही होगा। नहीं वहां पे 3 आपका जो फाइनाइट वाला भी मॉडल यूज किया उन्होंने, क्लोज और ओपन और फ्लैट, 3 मॉडल वहां पे। हम मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डेटा की बात। हाँ, डेटा का मतलब क्या होता है? अच्छा डेटा को डिफाइन करें, क्या है डेटा? डेटा किस बुनियाद पर आता है? डेटा जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, वो डेटा को कलेक्ट करके उन्होंने जो ज्योमेट्री है, फ्लैट वाली ज्योमेट्री, उसके ऊपर अप्लाई किया। वहां पे उनको 0.02% का वेरिएशन आ रहा है, और वो कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई इस डेटा के बेसिस के ऊपर फ्लैट यूनिवर्स है। ओपन और क्लोज एंडेड यूनिवर्स का कुछ डेटा ही नहीं है। एटलीस्ट इसका तो 99 और जो डेटा है, अभी डेटा की डिटेल्स में तो मुझे नहीं पता, पर इसका डेटा की एक्यूरेसी 97 to 99% है। मैंने पहले ही बताया कि साइंटिफिक कम्युनिटी में 1929 के बाद से
आज तक कितनी ही कोशिशें और अटेम्प्ट हो चुके हैं कि यूनिवर्स को इन्फिनिट साबित कर दिया जाए, अलग अलग मॉडल्स आए हैं, लेकिन उन मॉडल्स को अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया है, अगरचे उनकी दिल से ख्वाहिश यही है कि यूनिवर्स को इन्फिनिट साबित कर दिया जाए, जो कि जब यूनिवर्स इन्फिनिट साबित हो जाएगा तो गॉड की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये मैं सेक्युलर साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो उसी को गॉड मानते हैं। सेक्युलर साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आप तो मुझे बैक पेज में डाल दिए, मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा, मुझे टाइम चाहिए। हाँ, तो वो डेटा बेटा आप दीजिएगा प्राइवेट चैट में या अगले मर्तबा आइएगा, ठीक है? ठीक है, मेरा ये नहीं था, मेरा वो कॉज़ैलिटी पे था। हाँ, तो कॉज़ैलिटी कभी मैंने आपसे पूछा कि जो खुदा का आपके यहाँ तस्वुर क्या है, आप उस तस्वुर को नहीं समझा सके मुझे। अब मिसाल आप कह रहे हैं कि खुदा वो है जिसका मैनिफेस्टेशन ना हो सके, फिर आप मैनिफेस्टेशन कर देते हैं, फिर खुदा में तकसीम कर दी ना आपने। नहीं, मैनिफेस्टेशन तो उसका ही है ना। अब आप पानी को पकड़ लो लाइक एग्जांपल। अच्छा, सफिशिएंट कॉज में इरादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो मैं नहीं, इरादा को हम अलग से मानते हैं। इरादा मतलब वो हम उसको उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नजर में वो लिमिटेड है। मैं पूछ रहा हूँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आपको दिखा नहीं, बात अलग है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ह्यूमन लिमिटेशन है, इसलिए नहीं हो सकता है। इरादा ह्यूमन लिमिटेशन है कि ह्यूमन ट्रेट है जो इंसान को दूसरों से जो यानी चरिंद परिंद है और जानवर है या इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स है, पार्टिकल्स हैं, उनसे इंसान को सुपीरियर बनाता है। क्या चीज इरादा को हम विल को हम डिजायर मानते हैं, और डिजायर का मतलब यही है कि आपको कुछ करनी है, इसलिए आप डिजायर करते हो। ऐसा नहीं है। आप क्या चीज आपको एक पार्टिकल से या एक पत्थर से मुमताज बनाती है? क्या चीज? आप पत्थर नहीं है। आपने विल का पूछा ना मुफ्ती साहब, तो मैं विल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो विल, ये जो इरादा है, वो आप जो बता रहे हैं वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि आप, ये जो इरादा है, हाँ शुऊर कह लीजिए आप इसको, ये जो इरादा है, कॉन्शियसनेस कह ले उर्दू में, अंग्रेजी में उसको हम उर्दू में अरबी में इरादा बोलते हैं, इसीलिए मैं, और इरादा चूंकि कॉमन लफ्ज इसलिए मैंने ये लफ्ज बोला। इरादा डिजायर में बड़ा फर्क है। डिजायर को हम बोलते हैं ख्वाहिश, किसी चीज में कमी है, आप में ये ख्वाहिश हुई कि मैं उसको पूरा कर लूं, ये ख्वाहिश है, ये डिजायर है। इरादा मसलन मैंने ये फोन यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने उठाकर इसको इधर रख लिया, ये मैंने अपने इरादे से किया, ये ख्वाहिश नहीं है। तो कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर हम बहुत से काम करते हैं जो पत्थर और सूरज वूरज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या उस सफिशिएंट कॉज में कि जिसको आप खुदा मान रहे हैं, शुऊर या कॉन्शियसनेस या इरादा हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? मैंने वही बताया ना, जो इंटेंशन है, जो विल है, आपकी विल और इंटेंशन इसलिए है कि आप डिपेंडेंट हो। अगर आप सफिशिएंट कॉज है तो इस पे आप, जैसे कि मेरा एग्जांपल तो मैं अपने नेचर पे डिपेंडेंट हूँ, मैं खाने पे डिपेंडेंट हूँ, पानी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने सर्वाइवल के लिए बाहर डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं सफिशिएंट कॉज होता, लेट्स से कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास वो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया ना। ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया कि आप जो कि सफिशिएंट कॉज नहीं है, अपने इरादे को जो कंटिंजेंसी बताता है, आपने इक्वल कर दिया उस सफिशिएंट कॉज के शुऊर और कॉन्शियसनेस से कि जो कंटिंजेंट नहीं है। ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस। वो तो आपका जो इन्फरेंस है, वो इन्फरेंस तो इससे ही आएगा ना, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ये आप फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हैं। एक है इन्फरेंस, एक है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है कि चूंकि हमारा इरादा कंटिंजेंसी बताता है, देयरफॉर जो कॉज जो सुप्रीम बीइंग होगा उसका इरादा भी कंटिंजेंसी बताएगा। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। नहीं, मैं आपको विल का समझा रहा था ना। आपने बोला कि विल हम अब क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक चीज, अगर मसलन हमारा जो शुऊर है वो हमें सुपीरियर बनाता है, ठीक है, हमारा शुऊर हमें सुपीरियर बनाता है, तो जो सुप्रीम बीइंग में उस सुपीरियर ट्रेट का होना ज्यादा जरूरी है, तभी वो सुप्रीम बीइंग है। अगर उसमें वो ट्रेट जो हमें सुपीरियर बना रहा है ना हो, तो फिर वो सुप्रीम नहीं है। हम सुपीरियर नहीं है ना, ये तो हमारा सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी है। भाई रुके जरा एक मिनट, आसिम भाई आए हैं। आसिम भाई आए। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? ये अल्लाह का फजल है। जी जी भाई। तो
मैं क्या कह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमें सुपीरियर ही नहीं बनाता वो शऊर हमारा, ठीक है, कैसे भाई? ये तो नजरिया है ना मुफ्ती साहब, अभी ये तो आप परसेप्शन पे आ रहे हैं कि आपका नजरिया। आप और पत्थर में कोई सुपीरियर नहीं है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, मैंने सवाल पूछा सिंपल, आप और पत्थर में कोई सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर अगर, हाँ, किस सेंस में आप सुपीरियर की बात कर रहे हैं? आप अब आपने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये कि सुपीरियरिटी का आप कायल हैं, लेकिन अब आप ये पूछना चाह रहे हैं किस सेंस में। अभी आपने कहा था हम सुपीरियर नहीं है। मैंने ये बोला कि वो परसेप्शन पे है मुफ्ती साहब। मैंने बोला कि वो हमारे परसेप्शन में, हम किसी को सुपीरियर मानते, किसी को इंफीरियर मानते हैं, ये हमारा परसेप्शन आप अपने और पत्थर के दरमियान अगर कंपैरिजन करेंगे, सुपीरियर कौन है? सुपीरियर नहीं, वो डिफरेंस है, मतलब पत्थर अलग है, मैं अलग हूँ। वो तो सब अगर आप वो डिफरेंस तो भाई आप में और आपकी बहन में, आप में और आपके भाई में भी है, दुनिया जानती है भाई। मैं ये बता रहा हूँ पत्थर के दरमियान, लेकिन आपके और आपके भाई को कोई ये नहीं कहेगा कि सुपीरियर है, एक सुपीरियर है दूसरा नहीं है। मैं आज सुपीरियरिटी की बात कर रहा हूं कि आप में और पत्थर में डिफरेंस है, सबको पता है, सुपीरियरिटी है कि नहीं? भाई इसलिए हाँ सुपीरियर ठीक है, अगर वो मैं मूव कर सकता हूँ, वो मूव नहीं कर सकता, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ। किस चीज ने सुपीरियर बनाया? कॉन्शियसनेस ने बनाया ना? जी हाँ, अच्छा आप जी कॉन्शियसनेस ने सुपीरियर बनाया ना? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसनेस किसी चीज को सुपीरियर बनाती है। अब जो सुप्रीम बीइंग है उसी में कॉन्शियसनेस ना हो तो फिर तो इंफीरियर हो गया ना वो। पर आपने विल की बात की ना मुफ्ती साहब, आपने विल की बात की थी अभी। विल, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें हम इंटरचेंजेबली बोलते हैं। कॉन्शियसनेस की बात कर ले, चले, अगर बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज बोलना है कॉन्शियसनेस की बात कर लेते हैं हम उसको। तो वो सुप्रीम बीइंग में कॉन्शियसनेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सुप्रीम बीइंग है। कॉन्शियसनेस अगर आपको पत्थर के मुकाबले में सुपीरियर बना सकता है तो सुप्रीम बीइंग के अंदर तो कॉन्शियसनेस हर हाल में होगा ना। जी मुफ्ती साहब, तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा, तो मैं मान रहा हूँ कि सुप्रीम बीइंग में कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कि अनकॉन्शियस चीज से कॉन्शियसनेस नहीं आ सकता है। ठीक, अच्छा, अब जब ये बात हो गई तो एरिस्टोटल ने आपके बकौल जो एग्जांपल दी है सूरज की, तो सूरज को अगर आप सफिशिएंट कॉज मानते हैं तो क्या उसमें कॉन्शियसनेस मानते हैं? हाँ, हमारे नजर में तो वो भी कॉन्शियसनेस है। तो फिर पत्थर में भी कॉन्शियसनेस होगा? जी, हमारे नजर में सब कुछ, क्योंकि अगर पत्थर में भी कॉन्शियसनेस है तो फिर आप सुपीरियर नहीं होंगे पत्थर से, क्योंकि आप तो सुपीरियर कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर थे ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो परसेप्शन, इसलिए मैंने आपको डिटेल भी पूछा था। क्या देखिए, ये हो गया सर्कुलर। अभी आपने कहा कि मैं पत्थर से सुपीरियर हूं चूंकि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है। अब जब मैंने कहा कि सूरज में कॉन्शियसनेस है कि नहीं, आपने कहा है, जब उसमें है तो फिर पत्थर में भी होगा, तो फिर आप सुपीरियर नहीं होंगे। हमारे देखो मुफ्ती साहब, अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ दूसरा सवाल पूछोगे, इसलिए मैं आपसे अग्री कर रहा था। अगर आप बोलोगे कॉन्शियसनेस पे सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा ये पूछना है कि आपके नजर में सूरज, पत्थर और आप में सब में कॉन्शियसनेस है, तो मैं बोलूंगा हाँ, हमारे नजर में अल्टीमेट रियलिटी कॉन्शियस है। अल्टीमेट रियलिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से खुदा हर चीज में है, इसलिए आपने हर चीज में कॉन्शियसनेस लगा दिया। हम अल्टीमेट रियलिटी हम बात कर रहे हैं। अभी आपने शुरू में जब मैंने अपनी बात की, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इस्लामी नजरिए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एरिस्टोटल के लॉ ऑफ कॉजेलिटी की बात कर रहा हूँ। तो हम उसी पर रहे ना। बता देता हूँ मुफ्ती साहब, मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारे नजर में अल्टीमेट बीइंग हमसे सेपरेट नहीं है, आपको पता होगा। मेरे भाई, मैं आपसे आपने एरिस्टोटल के जो लॉ ऑफ कॉजेलिटी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी ब्राह्मण हमारी बात कर रहे थे ना। चलो मैं अभी ये बता के मैं फिर अरिस्टोटल पे आ जाता हूँ। हमारे नजर में ब्राह्मण और हम में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। हम अल्टीमेट रियलिटी में एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज ब्राह्मण, ठीक है। अभी मैं आता हूँ अरिस्टोटल की कॉजालिटी पे। तो अरिस्टोटल कॉजालिटी पे तो सफिशिएंट कॉज प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट, तो हम ये मानते हैं कि सफिशिएंट कॉज रहेगा तो इफेक्ट इमीडिएट रहेगा। हम तो इतना तक मानते हैं कि भाई कॉज एंड इफेक्ट में डिफरेंस भी नहीं रहेगा, वो साइमल्टेनियस है और इनसेपरेबल है, मतलब उसको सेपरेट ही नहीं किया सकता, वो हम इतना भी मानते हैं। हाँ, तो ये सारे मानने हैं, मानने के ऊपर दुनिया नहीं चलती भाई, दलीलें देनी पड़ती है। मैं दलील दे रहा हूँ ना आपको। क्या दलील है? हाँ, तो मैं ये दलील दे रहा हूँ कि जहां पे आप
सफिशिएंट कॉज को मानोगे और इमीडिएट इफेक्ट है, ओके, और यूनिवर्स जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है, तो मतलब वो एक 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 होल हो गया, वो फ्रैगमेंटेड, वो डिवाइडेड नहीं है। तो ब्राह्मण अनडिवाइडेड है, अगर ब्राह्मण अनडिवाइडेड है, मैं आपको, तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारा इटर्नल हो गया फिर। I don't know what you're saying. I did not understand, to be honest. नहीं, आसिम भाई, आपके समझ में आई बात कुछ? नहीं, ये तो फिर क्लेम ही कर रहे हैं। Claim वैसे है, दलील नहीं है। इनको पता है कि ये इटर्नल का डिफिनेशन क्या करते हैं? इटर्नल का मतलब क्या होता है आपके यहाँ? उसका कुछ बिगिनिंग नहीं है और एंड नहीं है। इटर्नल मीन्स के जो बिगिन टू एग्जिस्ट नहीं हो, यही है ना? जी, नो यानी बिगिनिंग कि है। वो पहले नॉन एग्जिस्टेंट था, और जो एग्जिस्टेंस में आता है वो टेम्पोरल होता है, और जिसके ऊपर कभी नॉन एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो आप ये मानते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कभी, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस इसके लिए था ही नहीं कभी? जी, इसके लिए नॉन एग्जिस्टेंस कभी नहीं था। जी, ये आप इस बेस पे कह रहे हैं क्योंकि सफिशिएंट कॉज था तो ये होगा। तो आपके इसमें एक फ्लॉज जो है बेसिकली, जो एरिस्टोटल के इसमें भी है, वो ये है कि आप सफिशिएंट कॉज को भी जो है विद इन टाइम लाइन जो है वो डिफाइन करते हैं। यू थिंक कि गॉड का भी कोई, इसलिए आप इमीडिएट का वर्ड यूज करते हैं ना, कि इमीडिएट होगा, यानी कि गॉड था, सफिशिएंट नहीं। कॉज है वो इस यूनिवर्स का, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट भी होगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि गॉड के लिए भी टाइम को कंसीडर कर रहे हैं इसमें, इस पूरे इस स्ट्रक्चर में। ये बेसिक फ्लॉज है जो एरिस्टोटल का भी है, कि आप टाइम को, यानी कि जो गॉड जो सफिशिएंट कॉज है उसको, उसके ऊपर भी आप टाइम को अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, आसिम भाई, जो सफिशिएंट कॉज और इमीडिएट इफेक्ट है वो हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है, ठीक है? वो ऑब्जर्वेशन में आके हमने उसको इन्फर किया है। अगर तो इन्फर करेंगे तो हम, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम करेक्ट मानेंगे, वो ट्रू है। जो प्रोपोजिशन है उनको ट्रू मान के फिर हमको इन्फर करेंगे ना। नहीं, तो आप बेसिकली टाइम, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जो, यानी कि तकद्दुम और तअखुर होता है, यानी कि पहले और बाद होता है, वो टेम्पोरल होता है। आप ये जो है वो मानते हैं कि बेसिकली वो टाइम के अंदर होता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि हर पहले और बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नेसेसरली टाइम फ्रेम में होगा। अगर हम टाइम फ्रेम में नेसेसरली मानेंगे तो वो गॉड भी विद इन टाइम आ जाएगा। तो आपके बेसिक, यानी कि एरिस्टोटल के जो उसने 5 किस्म बताई है कि पहले और बाद की जो है, प्रायर और आफ्टर की जो है वो 5 किस्में हैं, उसमें वो यही गलती करता है एरिस्टोटल भी, कि वो ये अज्यूम करता है कि टाइम के अंदर ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपके भी स्ट्रक्चर सेम यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिक क्लॉज है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्स और जो इसका क्रिएटर है, खालिक है, उसके दरमियान जो तकद्दुम और तअखुर है, यानी प्रायर और आफ्टर है, वो ये वाला नहीं है जो आप जैसे समझते हैं। वो हमारे यहाँ वजूदी किस्म का है, क्योंकि खुदा के ऊपर तो टाइम जाता ही नहीं ना। तो हम यानी कि इन द सेंस ऑफ टाइम नहीं कहते हैं कि खुदा जो है वो यूनिवर्स से टाइम के सेंस में पहले है। समझ रहे हैं आप? ये बेसिक क्लॉज है। समझ गया आपका। क्या नाम है आपका? तो आपका वो आप क्लेम है आसिम भाई। धनराज पुरोहित साहब, आप अगली मर्तबा आए, काफी लंबी गुफ्तगू हुई आपसे, और कम से कम ये कि एक बात पता चल गई है कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। और मैं समझता हूँ कि आपके जो दलाइल हैं, ये एरिस्टोटल या ग्रीक फिलोसफी से, वैसे हिंदू हजरात जो भी इंडिया में अक्सर फिलोसॉफिकल अप्रोच रखते हैं, वो ग्रीक फिलोसफी को उठा के सामने ले आते हैं। तो हमारा अलग फिलोसफी हमारे नहीं है ना, आप भी तो एरिस्टोटल से तो आपने शुरू किया था। नहीं, एरिस्टोटल को, अब एरिस्टोटल का जो लॉ ऑफ कॉजालिटी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सही है कि गलत है। हमारा अपना लॉ ऑफ कॉजालिटी है, उसी को मैंने बताया था, और आप भी अपना ही बता रहे हैं, दलील कोई नहीं है, दावे ही दावे हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अगली मर्तबा फिर बात करेंगे। काफी लंबी आपसे गुफ्तगू हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।